विशिष्ट डिक्टेशन जीडी बेस्ड स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन के आउटलाइन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इसकी आउटलाइन प्राप्त कर सकते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। महोदय, मैं खास करके इस बात की ओर गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पुलिस के अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। यह बिहार शरीफ का ही मामला नहीं है, बिहार में हुआ है। पटना में जो पुलिस का अत्याचार हुआ है उसमें हकीकत अभी सामने आई है कि हॉस्टल में से एक लड़के को नीचे फेंक दिया और उसकी मौत हो गई। बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद गोली से उड़ा दो, इसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। श्रीमान, आंध्र प्रदेश में पुलिस के द्वारा जो गोली आदिवासियों पर चली उसमें कई लोग मारे गए और कई घायल हुए। मैं उन हालात की तरफ आपके जरिए और इस सदन के जरिए सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आदिवासियों पर जुल्म न सिर्फ उस तारीख से बल्कि कई सालों से एक संगठित तरीके से हो रहे हैं और पहले से जो आदिवासी उन इलाकों में बसे हुए हैं वे न सिर्फ गरीब है वरन वहाँ कई वर्षों से रहते आए हैं। कई जमाने से वे वहाँ पर काश्त करते आए हैं। कुछ समय बाद यह हुआ कि जो गैर आदिवासी है वे उनको तंग करने लगे और उनकी जमीनों को छीनने लगे। इस पर आदिवासियों ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और इसके बाद उनकी रक्षा करने के लिए एक कानून भी सरकार ने बनाया। इस कानून के तहत आदिवासियों की जमीनों को किसी भी हालत में गैर आदिवासियों को नहीं बेचा जा सकता। इस कानून को अमल में लाने के लिए एक अधिनियम बनाया गया, लेकिन उसको कभी लागू नहीं किया गया, जिसके कारण उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकी। नतीजा यह हुआ कि आज भी ऐसे हजारों केसेज अदालतों में पड़े हुए हैं। इससे निपटने के लिए उन्होंने अपना एक संगठन बनाया और उनकी रक्षा के लिए जो कानून बना हुआ था उसको लागू करवाने पर जोर दिया और उनसे जो जमीनें छीनी गई थी उनको वापस लेने के लिए संघर्ष छेड़ा। इसके लिए उन्होंने एक आम सभा की, लेकिन गैर आदिवासी लोगों ने पुलिस की मदद से उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। जिस समय यह कब्जा किया गया उस समय आदिवासी लोग आम सभा में गए हुए थे। जब वे वापस लौटे तो उनको बेरहमी से पुलिस ने पीटना शुरू कर दिया। वहां पर धारा 144 लगाई, जिसके बारे में उनको पता भी नहीं था। जब वे हटने के लिए तैयार नहीं हुए तो उन पर गोलियां चलाई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उनमें से 25 लोग मारे गए और करीब 20 घायल हुए। इस गोलीकांड में 14 औरतों और 6 बच्चों की भी जानें गई है। यह बहुत ही अफसोसनाक घटना है जिसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। आज तक उनके घर वालों को पता भी नहीं है कि जो लोग गोली कांड में मारे गए उनको कहाँ जलाया गया।
उनकी लाशें उनके घर वालों या रिश्तेदारों को भी नहीं दी गई। मैं चाहता हूं कि आदिवासियों के जो अधिकार है उनकी रक्षा की जाए और उनके लिए जो कानून सरकार ने बनाए हैं उनका पालन किया जाए। उनकी जो भी जमीनें छीनी गई है उनको वापस लौटाया जाए। उन जमीनों पर उन्हें बसाया जाए जो कि गैर आदिवासी लोगों के कब्जे में चली गई है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वह राज्य सरकार को हिदायत दे कि वह आदिवासियों की सुरक्षा करे। उपसभाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष का जो बजट आया है उसमें वित्त मंत्री महोदय ने बहुत से आश्वासन दिए थे कि महंगाई को रोका जाएगा और अब यह आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि हर चीज की कीमत बढ़ती ही चली जा रही है और उसको देखते हुए मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस साल के बजट को देश के लिए काला बजट कहा जा सकता है। श्रीमान, जनता सरकार जब आई थी उस समय मूल्य सूचकांक 211 था, लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनकर आई तो 16 महीनों में वह बढ़कर 233 हो गया, यानी 15% कीमतों में वृद्धि हुई। इसी तरीके से जब जनता पार्टी ने जो देश में गल्ले का स्टॉक छोड़ा था वह 18 लाख टन था, जो कि अब घटकर इस समय 10 लाख टन रह गया है। जनता सरकार ने एक योजना बनाई थी जिसको रोलिंग प्लान कहा गया है और उसमें 50 लाख लोगों को नौकरियां देने की बात थी। इस सरकार ने जो योजना बनाई है उसमें केवल 15 लाख लोगों को ही रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इस तरह से देखा गया है कि यह सरकार वायदे तो बहुत करती है, लेकिन उसके जो परिणाम सामने आ रहे हैं वे निराशाजनक है। जनता पार्टी ने सिंचाई के लिए 17 लाख हेक्टेयर जमीन की योजना रखी थी, जिसको इस सरकार ने घटाकर 13 लाख कर दिया है। वह भी कहां तक पूरी होगी इसका पता नहीं है। इसी तरह से जनता पार्टी की सरकार ने बिजली उत्पादन के लिए यह लक्ष्य रखा था कि जिन गांवों में बिजली नहीं है उनमें से 50% गांवों में बिजली दी जाएगी, लेकिन इस सरकार ने उसे भी 40% काट दिया है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर चीज में गिरावट आई है, जबकि किसी भी क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। श्रीमान, इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज देश में भ्रष्टाचार में और अकुशलता में जो वृद्धि हुई है वह गंभीर चिंता का विषय है। एक ओर देश के किसान अपने गल्ले और कृषि उत्पादन की कीमतें बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि यदि अनाज की कीमतें बढ़ा दी जाएगी तो उपभोक्ताओं को अधिक कीमत देनी पड़ेगी। यह बात बिल्कुल गलत है। चीनी की कीमतें आप देखिए कि किसानों से गन्ना किस कीमत पर लिया जाता है और चीनी बाजार में किस भाव में बिक रही है। सरकार व्यापारियों को महंगे दामों पर चीनी बेचने से
रोक नहीं सकती है और बिचौलिए किसानों से कई गुना अधिक मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि किसानों को अपनी उपज का उचित दाम भी नहीं मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग जानते हैं कि आज जो देश के अंदर शासन चलाने वाले हैं, उनकी आबादी केवल 1% है और उनकी मदद करने वाले 4% है। इसी प्रकार से मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उनकी आबादी 10% है। बाकी के 85% लोग गरीब है या निम्न मध्यम वर्ग के हैं। इस तरह की असमानता हमारे देश में है, तो किस प्रकार से देश के गरीबों का संतुलित विकास हो सकता है। आज भी देश के 50% लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। उनके बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। उनके रहने के लिए मकान नहीं है। वे लोग आज भी मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। स्टॉप।